ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई डाउट हो आप पूछ लेना, पीछे का कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो वो भी क्लियर कर लेंगे। ठीक, तो वही वे ऑडियो ऑन है क्या किसी का? पुष्पा जी ऑफ कीजिए ऑडियो। सॉरी सर। तो ये हमारा सिलेबस है, ये हमें कवर करना है। इसमें पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके बारे में भी हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है। ठीक है, स्लीप हमने पढ़ लिया है, स्लीप के बारे में। स्लीप की दो स्टेजेस होती है, जिसमें इसमें टॉपिक भी स्टेजेस ऑफ स्लीप। दो स्टेजेस होती है, रैम और नॉन रैम। ठीक है, और नॉन रैम में क्या होती है, चार टाइप्स होते हैं उसके, N1 N2 N3 एंड N4। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एंड देन स्लीप डिसऑर्डर्स, अगर हमें समय मिलता है तो हम स्लीप डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में ये हमने थोड़ा सा बताया था ओरली, इसको ज्यादा डीपली नहीं समझाया था। ठीक है, तो इस पे एक बार देख लेते हैं, स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है। कॉन्शियसनेस आप सभी को पता है, चेतना होती है। चेतना मतलब हम कितने चेतना मतलब क्या होता है, जैसे कोई नॉन लिविंग थिंग है तो उसमें चेतना नहीं है ना, मतलब वो लिविंग नहीं है तो वो कुछ काम नहीं कर सकता। ठीक है, बट हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है। ठीक है, तो उसकी कितनी क्या क्या स्टेट्स है वो हम पढ़ेंगे। कॉन्शियसनेस पहला पॉइंट है इसका। ओके, ठीक है, तो कॉन्शियसनेस पहला पार्ट पढ़ेंगे हम। इज जनरली डिफाइंड एज वेरिंग डिक्रीज ऑफ अवेयरनेस ऑफ आवरसेल्व्स एंड आवर एनवायरनमेंट। कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं है कि वो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, हम डेली रूटीन में हम हमेशा हमारे कॉन्शियसनेस को बहुत ज्यादा नहीं रखते, हमेशा अ, हमारी चेतना को ज्यादा नहीं रखते या कम भी नहीं रखते, वो बदलती रहती है। इसलिए यहाँ पे वेरिंग डिग्रीज यूज हुआ है। वेरिंग डिग्रीज, वेरिंग मतलब वो वेरी कर रहा है। ठीक है, वेरिंग डिग्रीज ऑफ अवेयरनेस ऑफ आवरसेल्व्स, हमारा, एंड आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट का। ठीक है, जैसे कि हम इसको अगर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊं, जैसे हम मान लो ब्रश कर रहे हैं सुबह। ठीक है, तो उसमें हमारा कॉन्शियसनेस या फिर हम ज्यादा उसमें हमारा अटेंशन नहीं देते, अवेयरनेस नहीं दिखाते उसमें। ठीक है, तो उसमें हम बहुत ही कम हमारा कॉन्शियसनेस होता है। उसी टाइम अगर हम कुछ सोचेंगे, हमारी थिंकिंग या हम कुछ कंसंट्रेशन कर रहे हैं, तो उसमें हमारी ऑब्वियसली हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी। तो इसलिए बताया गया है वेरिंग डिग्रीज होता है। ठीक है, बड़ा बढ़ता घटता रहता है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है, वी शिफ्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑन ऑटोमेटिक टू टास्क डन विद आवर फुल अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, हम उसको ऑटोमेटिक नाम देते हैं, ऑटोमेटिक नाम देते हैं। जैसे हम, वही बात है, जैसे हमें ब्रश करनी मान लें, तो वो हम सोचेंगे नहीं उसको कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, वो ऑटोमेटिक है। ठीक है, हम उस काम को ऑटोमेटिक पे शिफ्ट कर देते हैं कि ये तो हमें मतलब पहले ही हमारे दिमाग में स्टोर हो गई वो चीज। ठीक है, वी शिफ्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑन ऑटोमेटिक टू टास्क डन विद आवर फुल अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। जो हमारे अटेंशन या कंसंट्रेशन से होना था उसे हमने ऑटोमेटिक पे रख दिया है, वो होगा ही अपने आप। ठीक है, उसमें हमें ज्यादा अटेंशन कंसंट्रेशन नहीं देना है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है बायोलॉजिकल रिदम्स। क्या होता है बायोलॉजिकल रिदम? साइक्लिक चेंजेस इन प्रोसेस। जैसे कि एक पीरियड ऑफ टाइम पे हमेशा कोई चीज होती है, हमेशा कोई साइकिल चलती है हमारे शरीर में। जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ आती है, 28 to 35 डेज के बाद में हमें हमारे शरीर में एक साइकिल चलती है। ठीक है, तो उसको हम बायोलॉजिकल राइम्स बोलेंगे, रिदम्स बोलेंगे। ठीक है,
रेगुलर फ्लक्चुएशन इन आवर बॉडीली प्रोसेस एंड इन कॉन्शियसनेस ओवर टाइम। एक समय पर वो फ्लक्चुएट होती है और रेगुलर फ्लक्चुएट होती है एक समय में, ठीक है, तो उसको हम बायोलॉजिकल रिदम्स बोलेंगे। नेक्स्ट है सर्कैडियन रिदम्स, साइक्लिक चेंजेस इन बॉडीली प्रोसेस अकरिंग विद इन अ सिंगल डे। ये होता है जो साइकिल हमारे सिंगल डे, हर दिन चलती है, जो हमें उठना है, इस इतने टाइम हमें उठना है, इतने टाइम हमें सोना है, और हमारा कई लोगों को ये बोलते हैं कि ये मॉर्निंग पर्सन है। मतलब मॉर्निंग पर्सन कैसे उनको बोलेंगे कि उनकी जो भी उनका फंक्शन है, उनका डोमिनेंट होता है वो सुबह मॉर्निंग में डोमिनेंट होता है। ऐसा नहीं होता है किसी का दिमाग सुबह ज्यादा चलता है शाम को कम चलता है, ठीक है, या कोई दिन में ज्यादा वर्क करता हो, कोई शाम को ज्यादा वर्क करता हो, ठीक। तो क्योंकि उनकी साइकिल वैसी ही है, ठीक है, ऐसे समझेंगे। तो एक साइकिल सभी की बनती है एक सिंगल डे में, उसको हम बोलते हैं सर्कैडियन रिदम्स। क्लियर है सभी को? मैम मैं नहीं समझ आया, सेकंड एंड साइकिल्स नहीं समझ आया मैम, इसका क्वेश्चन भी आता है। ओके, साइक्लिक चेंजेस इन बॉडीली प्रोसेस अकरिंग विद अ सिंगल डे। एक सिंगल डे में कौन कौन सी साइकिल हमारे बॉडी में चल रही है, उसे बोलते हैं सर्कैडियन रिदम्स। हमें सुबह 6 बजे उठना होता है, ठीक है, वो कौन सेट करता है, कैसे हम हमेशा 6 बजे उठ जाते हैं डेली? एक बायोलॉजिकल एक वो स्टोर रहती है ना क्लॉक हमारे दिमाग में, कि हमें इतने बजे उठना है, इतने बजे ही भूख लगती है हमें, 10 बजे ही नींद आ जाती है। वो सर्कैडियन रिदम होती है जो पूरे एक दिन में जो चलती है, ठीक है। और जो रेगुलर बेस पे होती है, जैसे हर 1 महीने में, हर 6 महीने में ऐसे आती है रेगुलर साइकिल, वो बायोलॉजिकल रिदम है। क्लियर है? ये हाइपोथैलेमस करता है ना हाँ सर्कैडियन हाँ रिदम। हाँ, वो आगे आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे। डेली साइकिल्स अकर इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हॉर्मोन्स। अभी देखो इससे समझ लो आप ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों ऐसे साइकिल चल रही है डेली। डेली साइकिल्स अकर इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हॉर्मोन्स, कोर बॉडी टेम्परेचर बीपी। एक प्रोसेस होती है ना जो मेंटेन करती है कि ये इन हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन होना है हमारी बॉडी में, ठीक है, इतना टेम्परेचर मेंटेन रहना है। सुबह के टाइम टेम्परेचर कम रहता है, दिन में बढ़ जाता है। सुबह के टाइम बीपी हमारा कम रहता है, दिन में बढ़ जाता है। सोते टाइम बीपी हमारा लो रहता है, ठीक है। तो ये सभी हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन से होता है। तो ये सारी चीजें जो हर एक दिन में चेंज होती है, मतलब हर एक दिन में सेट सेट है, सॉरी, तो उसको हम बोल देंगे सर्कैडियन रिदम, ठीक है। जो सिंगल डे के बेस पे है उसको बोलेंगे सर्कैडियन रिदम्स। नेक्स्ट है सुपर कैस्मेटिक न्यूक्लियस, ठीक है। अ पोर्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस का एक पार्ट है that seems to play an important role in the regulation of circadian rhythms, ठीक है। तो ये सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करने के लिए एक अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। पहले ऐसा लगता था कि ये कुछ काम नहीं करता, एक पैकेट की तरह है, इस साइड में रखा हुआ है, हाइपोथैलेमस का एक पार्ट है। पर इस पे रिसर्च हुई है, स्टडीज हुई है, तो ये पता लगाया है उनकी सेल्स में, उनको ऑब्जर्व करके उन्होंने अपने तरीके से देखा हुआ, तो उसमें ये बताया गया है कि उसमें स्टोर है वो इंफॉर्मेशन, सर्कैडियन रिदम की इंफॉर्मेशन सेव है, स्टोर है, कि किस तरीके से पर डे चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि सर्कैडियन रिदम जो है वो हाइपोथैलेमस के किस पार्ट पे बेस है, ठीक है, तो सुपर कियास्मेटिक न्यूक्लियस, वो मेंटेन, सुपर कियास्मेटिक न्यूक्लियस मेंटेन करता है हमारा सर्कैडियन रिदम। क्लियर है सभी को? मैम क्लियर इसको है? एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ हाँ, इस एक बार और, ठीक है। तो ये क्या है, सुपर कियास्मेटिक न्यूक्लियस। सुपर कियास्मेटिक न्यूक्लियस क्या होता है? हाइपोथैलेमस का एक पार्ट है, ठीक है, जो क्या काम करता है, सर्कैडियन रिदम को रेगुलेट करता है, बस इतना समझो आप, ठीक है। सर्कैडियन रिदम को ये रेगुलेट करता है, मतलब ये यस उसको मैम, ऑर्डर देता है समझ एक गया। तरीके से कि हाँ, क्योंकि इसके बाद में वो आ जाता है हमारा पीनियल ग्लैंड, ठीक है। पीनियल ग्लैंड क्या करता है, मेलाटोनिन सीक्रेट करता है, सेरोटोनिन सीक्रेट करता है, कब सोना है कब उठना है ये सब, ठीक है। तो
ये दोनों कनेक्टेड है आपस में। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाइपोथैलेमस का कौन सा पार्ट है जो सर्कैडियन रिदम को रेगुलेट करता है। दैट्स द सुपर कियास्मेटिक न्यूक्लियस। ठीक है। यस मैम। और उसके ऊपर क्या था, बायोलॉजिकल रिदम्स था। उसमें क्या बताया था, साइक्लिक चेंजेस जो होती हैं हमारी बॉडी में, फ्लक्चुएट होता है ए पीरियड ऑफ टाइम, डेली नहीं, अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। जैसे कि मंथ में हमारे मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमेशा एक इनका साइकिल है जो एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद आते हैं। ठीक। और कॉन्शियसनेस हमारा क्या होता है, कॉन्शियसनेस इज जनरल डिफाइंड एज वेरिंग डिग्रीज ऑफ अवेयरनेस, जिसमें हमारी अवेयरनेस कभी बढ़ी घटी रहती है हमारे ऊपर और हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक। नेक्स्ट है वेकिंग स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जागृत अवस्था, वेकिंग स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें है ऑटोमेटिक प्रोसेस और कंट्रोल्ड प्रोसेस। ऑटोमेटिक प्रोसेस कौन सी होती है, जिसमें हमें ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा सोच विचार नहीं करना, ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं करना। प्रोसेसिंग और ऑफ इंफॉर्मेशन विद मिनिमल कॉन्शियस अवेयरनेस, जिसमें मिनिमल कॉन्शियस अवेयरनेस की जरूरत है। जैसे कि हमें बॉटल में पानी पीना है, तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा, मतलब हम सोचेंगे नहीं कि हम इस बोतल को कैसे उठाएं, इसको इसके ढक्कन को कैसे खोलें, कैसे पानी पिए, इतना नहीं सोचना है हमें, और सोचेंगे भी नहीं। ठीक है। जिसमें हमें अवेयरनेस नहीं लगानी, वो है ऑटोमेटिक प्रोसेस। क्या है, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। फिर है कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग। अगर उसी दौरान अगर हम कुछ सोच रहे हैं, या मैं कुछ पढ़ के मैं कुछ सोच रही हूँ, कुछ विचार कर रही हूँ, लैपटॉप पे कुछ काम कर रही हूँ, हाँ, तो मुझे पक्का उस पे विचार करना पड़ेगा। मतलब बॉटल पे ध्यान नहीं जाएगा, हाँ, पर जो भी चीज मैं सोच रही हूँ जिसमें हायर कंसंट्रेशन की जरूरत है, वो कंट्रोल प्रोसेसिंग आ जाएगा। प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अवेयरनेस, कॉन्शियस अवेयरनेस। क्लियर है। ये होता है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, ये होता है कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग। उसके बाद आता है, वैसे ये ज्यादा इसको वो ध्यान देने की जरूरत नहीं है पढ़ने की, पर ये मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए बताया, जैसे कि आपकी एक वो बन जाए ओवरव्यू कि स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है। इंटेंशनल ऑपरेटिंग प्रोसेस क्या होता है, सर्चेस फॉर मेंटल कंटेंट दैट विल प्रोड्यूस द स्टेट वी डिजायर। इसमें हम हमारी दिमाग में जो डिजायर चलती है, कुछ भी, जैसे में खाने की इच्छा है ना, तो उसमें होता है इंटेंशनल ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है। ये जैसे मुझे समोसा खाने की इच्छा हो रही है, ठीक है, तो ये मेरा इंटेंशन है, मेरा मन कर रहा है, मेरी डिजायर है ये। ठीक, तो ये आता है इंटेंशनली ऑपरेटिंग प्रोसेस में। और आयरनिक मॉनिटरिंग प्रोसेस में क्या होता है, आयरनी, आयरनी से हम समझ सकते हैं ना, जैसे कि हम अपने मन को समझाते हैं। जैसे या तो हम ये समझाएंगे कि नहीं, मैं तो समोसा तो अच्छा नहीं होता, तो मुझे नहीं खाना, मैं सेटिस्फाई कर रही हूँ खुद को, ठीक है, कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। या फिर हम नहीं खा पा रहे हैं किसी कारण से समोसा, ठीक है, तो भी हम दिमाग को तो समझाएंगे ना कि हाँ, शायद मेरे पास पैसे नहीं है, शायद मेरे पास कोई आसपास है नहीं कोई शॉप ऐसी, या फिर मुझे जंक फूड नहीं खाना। मैं मेंटेन कर रही हूँ ना, अपने आप को समझा रही हूँ। वो होता है आयरनिक मॉनिटरिंग प्रोसेस। ठीक है। सर्चेस फॉर मेंटल कंटेंट दैट सिग्नल और फेलियर टू अचीव द डिजायर्ड स्टेट। हम फेल हो गए उस चीज में, तो हम उसको समझा रहे हैं अपने कॉन्शियस माइंड को। वो होता है आयरनिक मॉनिटरिंग प्रोसेस। सेल्फ अवेयरनेस आपको पता है, हम खुद के प्रति बहुत सजग हो जाते हैं। स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच वी फोकस आवर सेल्फ, आवर अटेंशन इनवर्ड अपॉन आवर सेल्फ, मतलब हम हमारे ऊपर अटेंटिव हो जाते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी मेंटल थिंकिंग के ऊपर पूरा हम अवेयरनेस करते हैं, तो वो सेल्फ अवेयरनेस है। ठीक है, क्लियर है। मैम इंटेंशन, इंटरनेशनल ऑपरेटिंग प्रोसेस समझा दी। हाँ, इंटेंशन, इंटेंशन, हमारा इंटेंशन क्या है। मेरा इंटेंशन है कि मुझे जेआरएफ क्लियर करना है, ठीक है। और आयरनिक क्या है, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या सोचूंगी, अरे मैंने पढ़ाई कम की थी, या फिर
मेरा बैकग्राउंड नहीं था योगा का, ऐसा हो गया, तो ठीक है कोई नहीं, अगली बार फिर करेंगे। वो आ जाएगा आयरनिक में। ठीक है, मेरी डिजायर है, मुझे जेआरएफ करना है, वो इंटेंशनली ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, अपनी चीजों से रिलेट करो, आप समझ में आ जाएगा। ओके मैम। और ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग क्या होता है, जिसमें हमें ज्यादा अवेयरनेस नहीं देना। कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, जिसमें हमें ज्यादा अवेयरनेस देना है। जैसे मुझे या फिर कुछ पढ़ना है तो मैं ज्यादा अवेयरनेस दूंगी, इस पे फुली कंसंट्रेट होंगी। ठीक, नेक्स्ट है स्लीप। ये तो हमने समझा दिया था आपको, कल स्लीप की बात हो गई थी, स्लीप क्या होता है, हो गया था ना ये। Sleep is a state of reduced mental and physical activity in which consciousness is altered, जिसमें हमारे कॉन्शियसनेस अल्टर्ड होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, क्योंकि उसमें स्टेज 1 सॉरी रैम और नॉन रैम साइकिल्स आती हैं, तो ऑब्वियसली हमारी कॉन्शियसनेस है वो अल्टर्ड होती रहती है हमारी स्लीप के दौरान। ठीक है, और उसमें मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं होती है। ठीक है, रिड्यूस्ड, कम हो जाती है। और मसल एक्टिविटी ड्यूरिंग स्लीप, देयर इज अ डिक्रीज इन during sleep there is a decrease in muscle activity कम हो जाती है, और सराउंडिंग से हमारा इंटरेक्शन कम हो जाता है। ठीक है, ये स्लीप है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीपिंग स्टाइल्स है। ठीक है, ये हमारा डिस्कस हो गया था, टाइप्स ऑफ स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ठीक है, रैम स्लीप एंड नॉन रैम। नॉन रैम के 4 पार्ट होते हैं, स्टेज 1 2 3 4। ठीक, रैम का कोई पार्ट नहीं होता। नॉन रैम हमारी स्लीप का 75% कवर करता है, और रैम हमारी स्लीप का 25% कवर करता है, हमारी स्लीप कवर करता है। ठीक है, यह नॉन रैम। नॉन रैम में क्या 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 देखा था हमने, आई बॉल्स विल नॉट मूव, इसमें आई बॉल्स मूव नहीं करती है, इसमें डीप स्लीप होती है, स्लो ब्रेन वेव स्लीप होती है इसमें, मतलब स्लो ब्रेन वेव्स होती है इसमें। और इसको क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्लो ब्रेन वेव स्लीप कौन सी होती है, तो नॉन रैम। ड्रीम्स विल नॉट अकर ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्रीम्स नहीं आते इसमें। ठीक है, दिस स्लीप कवर्स द रिमेनिंग 75% ऑफ, ये हम पता अभी अभी हमने पढ़ा है, 75% ऑफ टोटल स्लीपिंग पीरियड। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसमें ज्यादा एक्टिव रहता है। सेंसरी फंक्शन रिलैक्सेस, सेंसरी फंक्शन इसमें रिलैक्स हो जाता है, मतलब सेंस करने का जो सेंस करने की जो वो है हमारे अंदर ताकत, वो खत्म हो जाएगी। खत्म मतलब रिलैक्स हो जाएगी, सॉरी। जैसे हम सोते हैं तो कोई हमें टच भी कर दे तो हमें नहीं पता चलेगा अगर हम डीप स्लीप में है तो। ठीक, हार्ट रेट स्लो हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट स्लो हो जाता है, ये सब नॉन रैम में होता है। और रैम में क्या होता है, आई बॉल फ्रीक्वेंटली मूव करेंगी, आई बॉल्स फ्रीक्वेंटली मूव करेंगी, ड्रीम्स इसमें आते हैं। ठीक है, और इसको पैराडॉक्सिकल स्लीप बोलते हैं। क्यों इसको पैराडॉक्सिकल स्लीप बोलते हैं, क्योंकि ये नींद हम आराम से डीप स्लीप में जा रहे हैं, और एकदम से जब हम हमारी अवेयरनेस थोड़ी बढ़ जाती है, तो इस वजह से इसको पैराडॉक्सिकल स्लीप बोलते हैं। 25% स्लीप ये कवर करता है। एंड ये वो पार्ट है जिसमें हम मेमोराइज करते हैं, मेमोराइज करते हैं। और उसके बाद में क्या था, ये सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होता है। ठीक है, और ब्रेन वर्किंग, इसमें ब्रेन वर्क करता है इसमें, मतलब नॉन रैम से ज्यादा वर्क करता है। ठीक, और ये पॉइंट ऐसे ही। नेक्स्ट, ये हो गया था हमारी स्टेजेस। स्टेज 1 2 3 4 नॉन रैम की होती है, और 5th स्टेज होती है रैम, रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, ये हमने देख लिया था पूरा। नेक्स्ट, और ये है सर्कैडियन रिदम जो है वो ये है। जैसे हम 6 यहाँ से मिडनाइट से स्टार्ट करते हैं, अगर मिडनाइट से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो रात के 2 AM डीपेस्ट स्लीप होती है हमारी। ठीक है, उसके बाद में 4 AM पे लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर होता है। 4 AM पे वो ब्रह्म मुहूर्त का जागरण, उस समय में हमारी बॉडी टेम्परेचर बहुत कम होता है, लोवेस्ट होता है। 6 AM पे शार्पेस्ट ब्लड प्रेशर राइज, बीपी हमारा राइज रहता है 645, 6 से 645 तक। ठीक है, 7:30 मेलाटोनिन सिक्रेशन स्टॉप हो जाता है, मतलब तभी हमारी आंख भी खुल जाती है कि
कोई ज्यादा लेट भी सोया हो तो ऐसा होता है कि 7 साढ़े 7 बजे तक तो उठ ही जाएंगे। मेलाटोनिन हमारा सिक्रेशन बंद हो जाता है। मेलाटोनिन हमें नींद वो काम करता है, हमारा नींद लाने का काम करता है, ठीक। और जो हमारे इसमें डार्कनेस में रिलीज होता है, जैसे जैसे अंधेरा होता है तो हमारा हाइपोथैलेमस वो भेजता है इंफॉर्मेशन पिट्यूटरी को, पिनियल को, हाँ, कि हमें सिक्रेशन करना है मेलाटोनिन का, ठीक। फिर 10 AM क्या होता है? हाईएस्ट अलर्टनेस। 10 AM पे हाईएस्ट अलर्टनेस। 2:30 बेस्ट कोऑर्डिनेशन। 3:30 फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम। इसमें याद रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, पर हाँ ये कुछ कुछ चीजें याद रखो कि मेलाटोनिन का स्टॉप हो जाता है 7:30 पे, और ब्रह्म मुहूर्त 4 AM के टाइम पे हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत कम रहता है। 6 के आसपास बीपी हमारा राइज रहता है, ठीक। 6 PM कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी, मस्कुलर स्ट्रेंथ ये ग्रेटेस्ट होती है। 6:30 पे हाई बीपी रहता है। 7 पे हाई बॉडी टेम्परेचर रहता है। 9 पे मेलाटोनिन सिक्रेशन फिर से स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हमें सोना है, ठीक है। मिडनाइट इस तरीके से। क्लियर है सभी को? मैम ये 7:30 AM का मेलाटोनिन सिक्रीशन बताया आपने, स्टॉप हो हाँ। जाता है इन केस पर बहुत ही अंधेरा कमरे में है और उस वक्त भी ये सीक्रेट करेगा हाँ, या ये स्टॉप? भी उस टाइम भी सीक्रेट होता है। तभी तो हम सोने के लिए हम सोचते हैं कि लाइट बंद हो जाए, थोड़ा अंधेरा कर दो रूम पे, फिर ज्यादा नींद आएगी, है ना। अगर हम दिन में भी सोना चाहते हैं तो भी हम कोशिश करते हैं कि हम पर्दे वर्दे ढक दें, थोड़ा अंधेरा हो जाए ताकि हमें नींद आ जाए। क्यों? क्योंकि अंधेरे में ही मेलाटोनिन सिक्रेशन होता है। तो मतलब होगा उस वक्त भी हाँ। की बात है। और मैम ये जो नॉन रैम और रैम का बताया, तो जैसे कि रैम में बताया अपना हम थोड़ा अवेयर रहते हैं, तो जो नॉन रैम है वो रैम के बाद ही आता है क्या, ऐसा समझ सकते हैं? ये साइकिल होती है पूरी, मैंने बताई थी ना कल, ये साइकिल्स होती हैं। 4 से 5 साइकिल हम हमेशा पूरी रात को कवर करते हैं। जितना हम देर सो रहे हैं, जितनी मतलब 7 से 8 घंटा, उसमें हम 4 से 5 साइकिल कवर कर लेते हैं, स्टेज 1 सॉरी रैम और नॉन रैम दोनों की, ठीक है। एक साइकिल 90 to 100 मिनट की होती है, ठीक है। यस। और और पूछ रही थी कि जैसे कि आपने ये नॉन रैम की जो 4 स्टेजेस बताई है ना, हम्म तो ये जो स्टेजेस हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी बाद तीसरी जो शुरू हो रही है, तो वो एक ही नींद में पूरी होती होगी, या अगर इन केस अगर हमारी नींद बीच में टूट जाती है, हम स्टेज 1 तक पहुंचते हैं और इन केस या 2 तक, तो फिर नींद अगर हमारी टूट जाती है तो वो क्या, वो फिर से 1 से शुरू होगा या 3 पर जाएगा डायरेक्टली, इसमें क्या होगा? देखो ये देखिए, यहाँ पे क्या क्या हुआ था, ये वाला है, हाँ ये वाला ठीक है। ये स्टेज 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, सॉरी स्टेज 1 यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी स्लीपिंग, ठीक है। इसमें हम थोड़े से एक्टिव होते हैं, थोड़ा थोड़ा ब्रेन भी काम करते रहता है। इसी में यही वो स्टेज है जिसमें हम मेमोराइज करते रहते हैं, सब कुछ पढ़ते रहते हैं जो जो हमने रिवाइज किया, ठीक है। उसके बाद में आता है थोड़ी सी और डीप स्लीप, उसके बाद में आते हैं मॉडरेट स्लीप, उसके बाद में आती है डीप स्लीप, डीप स्लीप के बाद में आती है रैम, ठीक है। ये रैम जब भी आएगी ना, उसमें हम थोड़ी हमारी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, हम एक्टिव हो जाएंगे। तो जब भी हम उठ जाते हैं रात को, एकदम से उठ जाते हैं या थोड़ी सी हमारी नींद उड़ जाती है या हम करवट लेते हैं, वो 5th में ही होता है। ऐसे ऐसे नहीं होता कि हाँ मैं थोड़ी सी नींद खुली थी 1 बजे 2 बजे मेरी थोड़ी सी नींद खुली थी, वो 5th स्टेज ही होती है। 5th स्टेज में ही हम उठते हैं, फिर वापस हो जाते हैं, फिर ये स्टेज चलती रहती है। क्लियर है? एक मैम यहाँ प्रश्न आ रहा है, मैम जो बात पूछ रहे थे, तो कि फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज, अगर हम सेकंड स्टेज में ही उठ गए, मतलब हम मतलब कोई किसी काम से, तो फिर जो फर्स्ट स्टेज से हम शुरू होगा या सेकंड थर्ड ऐसा स्टेज हाँ, तो होगा? वो फर्स्ट स्टेज से ही शुरू होगा ना। हम इस पूरी साइकिल का मतलब क्या है, स्टेज 1 का मतलब क्या है? हम जब सोने जाते हैं तो ऐसे तो नहीं है हम लेटे और नींद आ गई, ऐसे तो कभी होता ही नहीं। 5-10 मिनट तो होती है, मतलब हमको सोचते रहते हैं, आंख बंद करेंगे तो भी दिमाग में कुछ चलता ही रहता है।
तो जब भी हम सोएंगे वो साइकिल तो ये ऐसे ही स्टार्ट होगी। मतलब कि ये जो पूरा कितना आवर से वो पूरा कंप्लीट होगा तभी पूरी 5 स्टेजेस पूरी होंगी, हाँ। अदरवाइज से 1 से 2 हाँ, ये मान सकते हो आप। जैसे कि फोर्थ साइकिल आपकी नींद में नहीं आई, थर्ड साइकिल नहीं आई, पर फर्स्ट सेकंड आई और फिर फिफ्थ आ गई। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे गहरी नींद तो आई ही नहीं, मैं तो सो ही नहीं पाया, मुझे तो सब सुनाई दे रहा था यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो स्टेज 1 आई, स्टेज 2 आई थोड़ी बहुत, स्टेज 5 आ गई। ठीक है, या फिर 1-2 मिनट अगर डीप स्लीप आई हो तो फोर्थ स्टेज थोड़ी सी आ जाती है। क्लियर है? क्लियर है ना? जी। हाँ, उसके बाद में ये था। नेक्स्ट Yeah. ये है मैम अपन पढ़ाई क्या करते वक्त या एग्जाम नजदीक आने के बाद पढ़ाई ज्यादा देर तक करते तब सोए तो भी 6 पूरा अपना मेंटेन हो जाएगा। हाँ, दिन में सो जाते हैं। आप क्या पूछ रहे हैं? नहीं वो 6 आवर्स का ये नींद का वैरायटीज रहते हैं ना, वो पूरा होता क्या एक बीच में ऐसा छुटता है अपना 2 घंटे 3 घंटे एग्जाम टाइम पे तो इतना ही जब करते हैं ना भी अपन नींद। हाँ सुनिए, ओके, जब भी आप डीप स्लीप लोगे, मतलब जब भी आप सोने को जा रहे हो, तो वो सारी साइकिल्स आएंगी ही आएंगी, पूरा तभी तो साइकिल्स आप डीप आएंगे। स्लीप में जा रहे हो। हाँ हाँ, पूरा साइकिल्स आएंगे, कितना भी 1 घंटा सोने दो 3 घंटा सोने दो। हाँ, साइकिल पूरा होगा, पर ये नहीं है कि 1 घंटे में आपकी 5 साइकिल कवर हो गई, ऐसा नहीं होगा। वो तो मैंने अच्छा, बताया ना, एक साइकिल तो 90 to 100 मिनट्स की होती है। 90 to 100। ये आप याद रखो, ये चीजें मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। ये मैंने बताया था कि 4 to 5 साइकिल्स होती हैं जब हम सोते हैं रात को, और एक साइकिल 90 to 100 मिनट्स की होती है। ठीक है? अच्छा, 90 to 100 बाद ही दूसरा साइकिल शुरू हो जाएगा। हाँ, ओके। ठीक है। ये दिखा रखा है इसमें कि हाँ देखो, ये पीनियल ग्लैंड है और ये सिक्रीशन मेलाटोनिन का हो रहा है। ठीक है, और हम अवेकन जब उठ रहे हैं तो सेरोटोनिन रिलीज हो जाता है। ठीक है, सोएंगे तो पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट कर देती है मेलाटोनिन कि अंधेरा हो गया, अभी हमारी भी आंखें बंद हो रही है, नींद आ रही है। ठीक है, और उठ रहे हैं, सेरोटोनिन क्रिएशन हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग स्लीप। स्लीप के दौरान क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं? सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है? हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, वैसोमोटर टोन, बीपी नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, पर यहाँ लो या नॉर्मल आएगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेट, पल्मनरी वेंटिलेशन डिक्रीज हो जाता है। बीएमआर डिक्रीजेस टू 10%। बीएमआर की फुल फॉर्म कोई बताएगा? बॉडी बॉडी मास बॉडी मास इंडेक्स। रेट बीएमआर। रेट। वो तो बीएमआई होता है ना, बॉडी हाँ मॉस। हाँ, बॉडी मास रेट ये है ना, या फिर बेसल मेटाबॉलिज्म है? बेसल मेटाबॉलिज्म वाला बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है बीएमआर। बेसल मेटाबॉलिक रेट है, सॉरी। तो वो डिक्रीज हो जाता है, 10% डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, यूरिन वॉल्यूम डिक्रीजेस, यूरिन का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, वाइल स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीजेस, हैज मोर कंसंट्रेटेड यूरिन। तभी तो हम मतलब सुबह उठते हैं तो हमारी मोर ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन आता है ना? सिक्रेशन सलाइवा का सिक्रेशन होता है उस समय। लैक्रिमल सिक्रेशन होता है। लैक्रिमल हमारी आई का सिक्रेशन होता है, जो हमारा वेस्ट भी आता है सुबह हम ऐसे करते हैं। स्वेट डिक्रीजेस, स्वेट कम हो जाता है। जेनाइटल सिक्रेशन बढ़ जाता है नाइट के दौरान। ठीक है, मसल्स कंप्लीटली रिलैक्स हो जाती है। मिनिमम टोन, बहुत टोनिंग बहुत कम रहती है।
reflexes, deep reflexes, sorry, reduced superficial, reflexes remain unchanged रहता है। मतलब सुपरफिशियली अगर हम देखें, सुपरफिशियली मतलब अगर हम पूरी और बॉडी को देखें तो हमारी जो रिफ्लेक्सेस है वो रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। मतलब वही मैंने जो पहले भी बताया था आपको, सेंसरी फंक्शन कम हो जाते हैं, तो वही है ये। ठीक है, क्लियर है ये? मैम जैसे बीएमआई निकालते हैं हाइट अपॉन वेट पर स्क्वायर में हाइट और वेट इन केजीज, तो ऐसे ही बीएमआर का भी कोई फॉर्मूला होता है क्या? नहीं, बीएमआई अलग चीज है, बीएमआर अलग है। बीएमआर तो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट होता है। हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो कम हो जाता है। मेटाबॉलिक सिस्टम क्या होता है? जो हमारा ये एनर्जी बनता रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में, चलता रहता है, वो वाली चयापचय की प्रोसेस। प्रक्रिया। हाँ, चयापचय। मैम फॉर्मूला पूछ रही हूँ, जैसे ये 10% निकाला ना, तो ये कैसे निकाला होगा? कि जैसे बीएमआई हम निकालते हैं ना कि हमारा मॉडरेट में है या नॉर्मल है, या तो उसका इन्होंने एक बस ये बताया है कि बीएमआर जो आपकी प्रोसेस जो होती रहती है वो कम हो जाती है। अब आप ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हाँ, हम सो रहे हैं तो उसमें हमें एनर्जी की तो जरूरत है नहीं, तो मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो हो जाता है बस। अब वो स्टडी के थ्रू पता लगाया होगा कि उन्होंने सिर्फ 10% कम होता है, डिक्रीज होता है। इसका अभी तक तो मुझे कोई फार्मूला याद नहीं है, पर अगर ऐसा होगा कुछ तो मैं आपको बता दूँ। ठीक है। मैम सिर्फ इतना ही बताया होगा कि मेटाबॉलिक जो है वो डिक्रीज होता है, जो दिन में होता है उसके बजाय 10% डिक्रीज होता होगा, बस इतना ही। हाँ हाँ, ठीक है। मैम सीबीएस में क्या बताएं, लो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा क्या? हाँ, सारी चीजें लो होगी। हार्ट रेट नॉर्मल हो जाती है, कार्डियक आउटपुट रिलैक्स हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब स्लो हो जाता है, वैसोमोटर टोन होता है और ब्लड प्रेशर भी स्लो हो जाता है। ये ठीक है। कार्डियक क्या अगर मैम? कार्डियक आउटपुट जो हार्ट में होता है ना, इनपुट एंड आउटपुट, आउटपुट बाहर बाहर जो जाता है, ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है। ओके मैम। हार्ट ने फ्लो से पूरी बॉडी में ब्लड को हाँ, मतलब इनपुट आउटपुट होता है ना, वो बता रहा है कार्डियक आउटपुट। मैम ये ठीक है, क्लियर रिफ्लेक्सेस है? वाला समझा दीजिए। अच्छा, रिफ्लेक्सेस, हाँ, रिफ्लेक्सेस, डीप रिफ्लेक्सेस, रिड्यूस्ड सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस रिमेन अनचेंज्ड। जो रिफ्लेक्शंस जो होते हैं हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्सेस को ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक तो होता है हार्मोन का सिक्रीशन होता है, उसी प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है, एक्शन जो होता है। तो डीप रिफ्लेक्सेस तो होते हैं हमारे शरीर में, पर सुपरफिशियली अगर हम देखें तो वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं। मतलब एक्शन हमारा रिड्यूस हो जाता है, मसल एक्टिविटी भी कम हो जाती है। ये चीज बताया इन्होंने। हम्म, ओके मैम, थैंक यू। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी स्टडी का, पर टाइम हो गया रिवाइज करने में ही, पर कोई नहीं। नॉन रैम स्लीप स्टेज फर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है? पहला पॉइंट, ये आप नोट्स में अच्छे से बनाएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, नोट्स का। स्टेज 1, लाइट स्लीप, जो अभी मैं बता रही थी आपके साथ, पहले डिस्कस कर रही थी। स्टेज 1 में लाइट स्लीप होती है, लाइट स्लीप, ठीक है। इजिली अराउज्ड बाय मॉडरेट स्टिमुलाई, लैक ऑफ अवेयरनेस। इजिली अराउज्ड बाय मॉडरेट स्टिमुलाई मतलब इस नींद में हम उठ जाएंगे, छोटा सा भी कोई स्टिमुलाई अगर हमें आएगा हमारे पास तो हम उठ जाएंगे। कोई हमें एकदम से बोलेगा भी, धीरे से भी बोले चाहे, ठीक है, या फिर हमें हाथ भी लगा दे या और कुछ एक्टिविटी हो जाए तो हम उठ जाएंगे एकदम से, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस, इसमें अवेयरनेस होती है पर वो बहुत कम होती है अवेयरनेस, ठीक है। अल्फा वेव रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, अल्फा वेव्स होती है इसमें, मेनली अल्फा वेव्स का काम होता है। आप वहां से याद करो, अल्फा वेव में हमने क्या पढ़ा था? रिलैक्सेशन होता है ना, पर हमारा ब्रेन एक्टिव भी रहता है उसमें,
पर रिलैक्सेशन भी होता है। तो इसमें अल्फा वेव्स होती हैं। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेज 1 में कौन सी ब्रेन वेव होती है, अल्फा ब्रेन वेव ज्यादा। ठीक है। रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी मतलब धीरे धीरे अल्फा वेव्स और कम होती जाती रहती है अल्फा वेव्स है। पर जैसे अल्फा वेव का कितना था रेंज अल्फा वेव का, कोई बताएगा? 13 to 13 to 30 30 30 8 to 30 8 to 13 hertz 8 to 13 था कि 13 to 30? 8 to 13 8 to 30 8 to 13 हर्ट्ज 8 to हाँ 13 8 to 13 था। ठीक है। तो वही चीज इसमें बता रखी है कि वो धीरे धीरे हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, जैसे 11 10 9 इस तरीके से। ठीक है। पर है अल्फा वेव। इन दिस स्टेज वी मेमोराइज द थिंग्स व्हिच वी कुड लर्न बिफोर स्लीप। सोने से पहले जब हम जो चीज पढ़ रहे थे वो इस स्टेज में हम मेमोराइज करते हैं। ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट हो गए हमारे पास। लाइट स्लीप होती है, इसमें कोई भी हमें इजीली अराउज, हम उठ सकते हैं, इजीली अराउज हो सकते हैं हम। लैक ऑफ अवेयरनेस होता है पर अवेयरनेस होता है। 3 पॉइंट। फोर्थ है अल्फा वेव्स इसमें होता है। फिफ्थ हम जो हमें सोने से पहले जो चीज हम हमारे साथ हुई है उसको हम मेमोराइज करते हैं। इसमें 4 पॉइंट हो गए। शॉर्ट शॉर्ट में बनाओ नोट्स। क्लियर है? ओके। सो दिस इज स्टेज 2। इसे बोलते हैं ट्रू स्लिप। इसे बोलते हैं ट्रू स्लिप फॉर द लैक ऑफ सेंसिटिविटी टू एक्टिवेशन एंड अराउजल। इसमें लैक ऑफ सेंसिटिविटी हो जाती है थोड़ी, और हम गहरी में और उससे गहराई में जाते जा रहे हैं। ठीक है। सेंसिटिविटी हमारी कम हो जाती है। स्लिप स्पिंडल्स, ये याद रखना आपको। स्लिप स्पिंडल्स का डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। स्लिप स्पिंडल्स किस स्टेज में आते हैं? ठीक है। और इस ग्राफ में आप समझ सकते हो ये है स्लिप स्पिंडल्स। ठीक है। जो नॉर्मल चीजें चल रही हैं, ऐसे नॉर्मल चल रहा है और एकदम से बहुत सारी ऐसे ऐसे हो जाती है, बहुत ही पास हो जाती है, वो होता है स्लिप स्पिंडल। ठीक है। मतलब कुछ समय के लिए बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमें दिख रही है। रेंज तो उतनी है पर बहुत ही ज्यादा दिख रही है उसमें। burst of regular waves of frequency 14 to 50 hertz, उनकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है 14 to 50 hertz, 15 hertz of a few seconds duration due to reverberating activity between thalamus and cerebral cortex। ये होता क्यों है स्लिप स्पिंडल्स? थैलेमस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बीच में एक्टिविटी होने से। रिवर्बरेटिंग होता है तो एक्सचेंज कर रहे हैं वो कुछ अपनी एक्टिविटी, ये इंक्रीज कर रहे हैं, कोई डिक्रीज कर रहे हैं आपस में। ठीक है। ये कारण हो सकता है, अभी इसका भी फाइनल नहीं हुआ है, पर हमें इतना डीप में नहीं जाना है। हमें सिर्फ याद रखना है कि स्लिप स्पिंडल्स होते हैं जो बहुत सारी रेगुलर वेव्स आती हैं 14 to 15 हर्ट्ज की। ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के दौरान, सेकंड ड्यूरेशन के दौरान, उसे बोलते हैं स्लिप स्पिंडल्स, जो हमें शो होती हैं किसमें? स्टेज 2 में। तो क्या पॉइंट होगा इसका? ट्रू स्लिप होती है, इसमें लैक ऑफ सेंसिटिविटी होती है और इसमें स्लिप स्पिंडल्स हमें दिखाई देते हैं। एंड देन है के कॉम्प्लेक्सेस। के कॉम्प्लेक्स आर प्रेजेंट इन दिस। के कॉम्प्लेक्स भी हम समझ लेते हैं। के कॉम्प्लेक्स, हाँ ये के कॉम्प्लेक्स का डायग्राम है जिसमें एकदम से एक्टिविटी बढ़ रही हो। ठीक है। ये होता है के कॉम्प्लेक्स जिसमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा हाई चली गई, एक समय के लिए बहुत ज्यादा हाई चली गई। तो मैम क्या यहाँ पर गामा या बीटा वेव्स चालू हो जाती हैं? हाँ कह सकते हैं। देखो, के कॉम्प्लेक्स इज अ वेव फॉर्म सीन ऑन ईईजी। ईईजी में ये सब दिखता है हमें ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ नॉन रेम स्लीप। ठीक है। नॉन रेम स्लीप के दौरान जब स्टेज 2 आता है तो उसमें हमें के कॉम्प्लेक्सेस दिखते हैं, मतलब वेव फॉर्म में दिखता है हमें कि एकदम से कोई फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है। स्लिप स्पिंडल में तो क्या होता है, कुछ ही एक टाइम के लिए बहुत ज्यादा वेव्स आ जाती है, जैसे ऐसे नहीं लगता कि एकदम से कोई चीज नॉर्मल चल रही है, एकदम से कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है। वो स्लिप स्पिंडल हो गया। पर के कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई चली जाती है।
ठीक है, होता है वह भी एक ही टाइम के दौरान है। ठीक, समझने के लिए है। और पर हमें अभी सिर्फ ये देखना है कि याद कैसे हो चीजें। ठीक है, तो के कॉम्प्लेक्सेस आर प्रेजेंट इन स्टेज 2, मसल रिलैक्स होती है इसमें, बॉडी टेम्परेचर डाउन चला जाता है, हार्ट रेट स्लो हो जाती है। थीटा ब्रेन वेव्स डोमिनेंट इन दिस, ये याद रखना है। उसमें कौन सी थी? अल्फा। इसमें कौन सी है? थीटा। थीटा ब्रेन वेव्स इसमें डोमिनेंट होती है। और जैसे स्टेज 2 खत्म होने को जाती है, स्टेज 3 आती है, एट लास्ट स्टार्ट्स डेल्टा ब्रेन वेव्स। इसी ब्रेन वेव्स में जैसे ही हम स्टेज 3 में एंटर करते हैं, उससे पहले ही डेल्टा ब्रेन वेव्स स्टार्ट हो जाती है ऑब्वियसली। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये पॉइंट आप बना लेना अपने तरीके से कि कैसे कैसे हमें लिखना है, कैसे याद करना है। ठीक है, स्लिप स्पिंडल्स आर प्रेजेंट इन दिस, स्लिप स्पिंडल्स आर प्रेजेंट इन दिस, के कॉम्प्लेक्सेस आर प्रेजेंट इन दिस, मसल रिलैक्स हो जाती है, बॉडी टेम्परेचर स्लो हो जाता है, हार्ट रेट स्लो हो जाती है। इसमें थीटा ब्रेन वेव्स इसमें डोमिनेंट होता है। और लास्ट में क्या होता है? डेल्टा ब्रेन वेव्स बढ़ने के कगार पे होती है लास्ट में, कि हाँ अब डेल्टा वेव्स आएंगी। ठीक है, और सेंसिटिविटी लैक होती है, ट्रू स्लीप इसे बोलते हैं। क्लियर है सभी को? मैम यहाँ पे बीटा और गामा मतलब आएगा ही नहीं ना फिर, तो मतलब ये जो स्लिप नहीं, प्रेजेंट तो सब रहती है, प्रेजेंट तो डोमिनेंट ज्यादा सारी होता ब्रेन है। वेव रहती है हमारे ब्रेन तो में। जब नहीं आएगी ना मैम, अल्फा वेव से शुरू हो जा रही है जैसे। हाँ, मतलब डोमिनेंट रहती है उसमें। ठीक है, जब हम ईईजी यूज करते हैं ना, ईईजी हम लगाते हैं हमारे ब्रेन पे, जब वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है, तो उसमें सब हमें दिखता है कि इस टाइम पे कौन सी ज्यादा एक्टिवेट है। काम तो सारी कर रही होती है अपने अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे आप थोड़ा सा नॉर्मल बैठे हो तो आपकी अल्फा हमें दिखेगी, और थोड़ा सा प्राणायाम करने लग गए आप आंख बंद करके, तो आपकी बीटा हमें दिखने लग जाएंगी, सॉरी थीटा हमें दिखने लग जाएंगी। क्लियर है? तो मतलब जैसे इसमें भी जैसे बोल सकते हैं क्या कि वहां पर बीटा वेव या लास्ट बीटा वेव या गामा वेव भी हो सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं या? हाँ, स्टेज 2 में थीटा ब्रेन वेव्स डोमिनेंट रहती है। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आया आपने पूछा क्या अभी। मैम जैसे वो पूछ रही है कि कौन सी डोमिनेंट रहती है, बट आप जो समझे से वाक प्रकृति है तो वाट डोमिनेंट होता है, बट दोनों जैसे मौजूद होते हैं वैसे ही इसमें होगा ना। हाँ, जैसे जैसे जो स्टेज आती जाती है उसके अकॉर्डिंग वो ही ब्रेन वेव हमारी डोमिनेंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मैम स्टेज 3। हाँ जी मैम बोलिए। ब्रेन हेमरेज कैसा होता है? इसमें ही होता है क्या? अल्टा में और गामा में जो एक्टिव रहते हैं वो उसमें से कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? ब्रेन हेमरेज के तो बहुत सारे रीजन है ना, कोई भी रीजन से हो सकता है। मे बी कोई थ्रोम्बोसिस अंदर बन गया हो, जैसे हार्ट अटैक कैसे आता है कि कोई हमारी आर्टरी है और उसमें प्लेक जमा हो गया, है ना, और लगातार बराबर। उससे उसमें ब्लड जा रहा है, फ्लो रहा है, फ्लो रहा है, और एक टाइम ऐसे आता है कि वो पूरा बंद हो जाए, प्लेक बढ़ जाता है, और हार्ट ब्लड वेसल्स आगे फ्लो ही नहीं कर पा रही है। ठीक है, अच्छा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन आगे वाले सेल्स को ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा, वहां ब्लड की सप्लाई ही नहीं हो रही, तो वहां के तो जो सेल्स है भूखे मर जाएंगे। ठीक है, वहां तक तो ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी, तो फिर क्या होगा? वहां पे पेन स्टार्ट होगा, वहां की फंक्शन काम नहीं करेगा और हार्ट अटैक आएगा। ऐसे ही हेमरेज में होता है, वहां कोई प्लेक की फॉर्मेशन होती है, या फिर थ्रोम्बोसिस हो जाता है, या फिर कोई ब्लड वेसल फट जाए मान लो, ये भी हो सकता है। अच्छा। बहुत ज्यादा बीपी हो गया, ठीक है, ब्लड वेसल छोटी हो, या फिर कोई हम्म। इंजरी हो गई, ये तो आप सभी को पता ही होगा, तो उसका रीजन तो कोई भी हो सकता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि स्लिप में ब्रेन नहीं, है। स्लीपनेस में कुछ उसका कुछ परिणाम नहीं है उसके लिए। हाँ। वो अपने अपने तरीके से काम करते रहते हैं। दूसरा रीजन रहता है इसके लिए, ब्रेन हेमरेज और कोमा के लिए। बहुत सारे ठीक है। रीजन है, पर इसमें हम उसको रिलेट नहीं करेंगे। ओके 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 मैम। स्टेज 3 पढ़ते हैं। स्लिप डीपन्स, इसमें और स्लिप डीप हो जाती है। स्लिप स्पिंडल्स नाउ सुपर इम्पोज्ड ऑन अ बैकग्राउंड ऑफ वेव ऑफ डेल्टा। इसमें एक तो हमें डेल्टा हमें दिखता है, इसमें ज्यादा सही से समझा पाऊंगी।
Give me some time. ओके, तो ये है, ये भी है स्टेज 3 ही, ये स्टेज 3 का ही पार्ट, एंड देन स्टेज 4। ओके, क्लियर है? तो इसमें क्या बोला गया है, पहले हम ये नीचे का पढ़ लेते हैं सभी, फिर ये ऊपर का पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले, वो फिर क्लियर होगा आपके लास्ट में। हाई थ्रेशोल्ड ऑफ अवेकनिंग एक्टिवेशन एंड अराउजल ओनली विद विगरस स्टिमुलेशन। इसमें क्या होता है, हाई थ्रेशोल्ड होता है। हाई थ्रेशोल्ड मतलब थ्रेशोल्ड क्या हमने पढ़ा था पहले कि एक लिमिट होती है, लिमिट होती है किसी चीज की, ठीक है? तो इसमें वही चीज दिखाई है, हाई थ्रेशोल्ड ऑफ अवेकनिंग एक्टिवेशन। अवेकनिंग एक्टिवेशन का हाई थ्रेशोल्ड है, मतलब इसमें बहुत ही कम चांस होता है हमारा एक्टिवेशन होने का, हमारा जगने का, ठीक है? बहुत कम चांस होता है कि हम इस स्टेज 3 में हम उठ जाएं, ठीक है? एंड अराउजल, उठ जाए ओनली विद विगरस स्टिमुलस, मतलब बहुत कम चांस होता है कि कोई हमें उठा रहा हो इस स्टेज में और हम उठ जाएं। हाँ, वो डिपेंड करता है कि वो स्टिमुलस किस टाइप का, अगर वो स्टिमुलस बहुत हार्ड है, जैसे हमें करंट लगा दी, तो ऑब्वियसली हम उठ जाएंगे, ठीक है? पर नॉर्मली अगर हमें कोई उठाने की कोशिश करेगा तो हम इस स्टेज में नहीं उठ पाएंगे, ठीक? व्हेन अवेकन पर्सन डज नॉट रिपोर्ट। हाँ, इसमें अगर पर्सन उठ जाता है तो उसको मतलब पता नहीं रहता कि मतलब उसको कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है? वो ऑब्वियसली है, उसको कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि वो डीप स्लीप में गया था, उसके आ, उसमें क्या बोलते हैं वो, थीटा थीटा ब्रेनवेव्स उसमें एक्टिव थी, तो उसमें कुछ याद नहीं रहेगा उसको कि हाँ यार मतलब हुआ क्या था, मैं क्यों उठा एकदम से, ठीक है? होश नहीं रहता उन्हें, क्लियर? नेक्स्ट है स्लीप डीपेंस। इसमें भी स्लीप डीप होती है स्टेज 3 में, स्टेज 2 से ज्यादा डीपेंस होती है। 5% ऑफ टोटल स्लिप, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना है, 5% ऑफ टोटल स्लिप। टोटल स्लिप का 5% पार्ट इज कवर्ड बाय स्टेज 3। एक्टिव ग्रोथ हार्मोन इसमें एक्टिव रहते हैं। क्या एक्टिव रहता है इसमें? ग्रोथ हार्मोन। क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रोथ हार्मोन किस स्टेज में एक्टिव रहते हैं स्लिप की, तो स्टेज 3 में ग्रोथ हार्मोन एक्टिवेट रहते हैं। हार्ट बीट स्लो हो जाता है, स्वेटिंग समटाइम्स इंक्रीज इन दिस स्टेज, इंक्रीज आएगा, स्वेटिंग इस स्टेज में बढ़ जाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर हमें स्वेटिंग होती है तो कौन से स्टेज में होती है? स्टेज 3 में। हाँ, अभी यही वही पॉइंट आ गया इसमें। स्लिप स्पिंडल्स नाउ सुपर इम्पोज्ड ऑन अ बैकग्राउंड ऑफ वेव्स ऑफ डेल्टा। जो स्लिप स्पिंडल्स है इसमें सुपर इम्पोज्ड हो जाते हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या है? मैं हिंदी में नोट्स हो तो कहीं से प्रोवाइड करवा दीजिए। हाँ जी, हिंदी हिंदी। ओके। थोड़ा मैम मेरे ही प्रॉब्लम होती है, थोड़ा थोड़ा कुछ बड़ हिंदी रहता ना। जैसे कि आप बोलते हो बस वही समझ आता है, फिर इनके मीनिंग्स पर ये तो इतनी देर में मैम 2-3 ये बार पढ़ा जाता है ना शीट, तो वहीं के ओके, वहीं लान हो जाता। अभी शीट को तो पढ़ ही नहीं पाते ना। हम्म, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करूँ, या फिर कुछ और ऐसा मटेरियल मिल जाए जो हिंदी में ही अवेलेबल हो पहले से, ठीक है? पर इसमें बहुत मतलब कुछ कुछ चीजें आप नोट कर लीजिए फिर भी, जैसे कि 5% टोटल स्लिप का ये 5% होता है, ठीक है? 5% ये स्टेज 3 का होता है, ठीक है? इसमें जो हमारे ग्रोथ हार्मोन जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब जो हमारी ग्रोथ हार्मोन है वो सबसे ज्यादा स्टेज 3 में एक्टिव होते हैं। और हमारी हार्ट बीट जो है, स्वेटिंग पसीना जो आता है वो इस स्टेज में होता है, स्टेज 3 में, ठीक है? यस मैम। हाँ,
नेक्स्ट क्या है, 15% ऑफ टोटल स्लिप डेल्टा ब्रेन वेव्स बट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। इसमें डेल्टा ब्रेन वेव्स होती हैं, ठीक है। एक्चुअली ये यहाँ पे 5% है और यहाँ पे 15% है। ये मेरे नोट्स में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, मेरे पुराने नोट्स में, ठीक है। तो ये तो मैं आपको कल क्लियर करके बताऊंगी, ठीक है। एंड इसमें एक्टिव होती है बट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। इसमें डेल्टा ब्रेन वेव्स होती हैं बट फ्रीक्वेंसी इसमें बढ़ी हुई होती है, ठीक है। जो और फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी किसमें, स्टेज 4 में। आया, ये समझ में आया आपको? डेल्टा की रेंज कितनी थी, 1 से 4 था शायद, am I जी right? मैम, हाँ 0.5 से 4 तक। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये इसमें स्टेज 3 में 3 या 4 ही होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई होती है डेल्टा ब्रेन वेव की, क्लियर है। एंड स्टेज 4 डीप स्लिप, हाई पिच ऑफ डेल्टा ब्रेन वेव। हाई पिच होती है, मतलब ये 0.5 तक आ जाता है, जितना ही जा सकता है स्टेज 4 में। स्लिप वॉकिंग इन दिस स्टेज, इसी स्टेज में स्लिप वॉक करते हैं जो कई लोग नींद में चलने लग जाते हैं, वो इसी स्टेज में होता है। ये पॉइंट भी याद रखना है आपको। आप अपने तरीके से लिख लो कि जो नींद में चलता है वो भी इसी स्टेज में होता है। हाई थ्रेशोल्ड ऑफ अवेकनिंग एक्टिवेशन एंड अराउजल ओनली विद दिस vigorous स्टिमुलेशन। ये है किसमें, ठीक है। इस पॉइंट को आप छोड़ दो, इस पॉइंट को नहीं लिखना, ठीक। ये इसमें थोड़ा सा मैंने अभी बनाया है ना ये सब, तो कुछ कुछ मिस हो गया है इसमें, पर कल हम अच्छे से इसको देख लेंगे। अभी जितना मैंने अभी तक बताया क्लियर है सभी को? मैम ये 5 और 50% कुछ क्या है, चेंज है क्या हाँ यहाँ पर? हाँ, ये 5 और 15 ये हम कल क्लियर करेंगे। ये मेरे नोट्स में भी ऐसे ही लिखे हुए हैं दोनों, पर अभी तक मुझे समझ ही नहीं आया मैंने 2 क्यों लिखे, ठीक है। मैम मैम इसलिए जो डीप चलते स्लीप हैं तो उनको अपनी पता नहीं होता कि नॉन वो रैम में कहाँ होती है जा ना। रहे हैं ये वगैरह। हाँ, जो चलती है उनको पता नहीं होता वो कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। इसमें ये प्रॉब्लम्स हमें ज्यादा दिखती हैं जो नींद में चलता है, ठीक है। हाँ, यही प्रॉब्लम है मेनली। हाँ, और दूसरा कोई क्या लेकिन मैम पूछे? नॉन रैम जो होती है वो डीप स्लीप होती है और एन रैम एक्टिव स्लीप होती है। एन रैम, इसमें एन नॉन, रैम रैम और नॉन रैम होता है ना मैम, आपने हाँ एन रैम लिखा था ना मैम। हाँ, नॉन रैम और एन रैम एक ही है दोनों, वो उसका शॉर्ट फॉर्म तरीके से लिखा हुआ है। अच्छा, हम्म, तो अपन ने नॉन रैम तो डीप स्लीप पढ़ा था ना मैम। हाँ रैम में होती है एक्टिवनेस तो। हाँ, अच्छा, पर पढ़ा तो इसकी यही फिर था। स्टेज में होगा मैम, समझ गई मैं। हाँ, इसकी स्टेजेस में किसी में थोड़ा सा और ज्यादा डीप आ गए, और डीप आ गए, और डीप आ गए, हाँ, ठीक है। इसमें भी चलती होगी स्टेज। हम्म, ठीक है। कल मैं कुछ ऐसा कोई ग्राफ देखती हूँ या ऐसी कोई पिक्चर देखती हूँ जिसमें स्टेज 1 स्टेज 2 ये अच्छे से दिया हो, ताकि आपको एक बार देखते ही समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट ये स्टेज 5 है, ये देख लेते हैं एक बार। ये रैम की स्टेज है, ये तो हमें पता है, हमने डिस्कस कर लिया था। रैम की स्टेज होती है 22-24 मिनट्स की ये होती है, ये भी याद रखना है। जो रैम की जो स्टेज है वो कितने समय की होती है, 20 से 25 मिनट की वो होती है, ठीक है। ऑप्शन में पूछ सकते हैं 5 से 10 मिनट की होती है, 20 से 25 की होती है, 1 से 2 घंटे की होती है, या फिर 1 से 50 मिनट से 60 मिनट तक होती है, ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इफ यू सी द ड्रीम्स इन दिस स्टेज यू कैन मेमोराइज दोज ड्रीम्स। ये हमने बताया था ना, ज्यादातर उस कंडीशन में होता है। मतलब स्टेज तो आती है सब में, रैम की स्टेज थोड़ी एक्टिवेट मतलब अवेयरनेस वाली होती है, जिसमें हम थोड़ा अवेयर हो जाते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है इसमें, ठीक है। तो अगर हम इस स्टेज में कोई ड्रीम देख रहे हैं वो हमें याद रहता है हमेशा। ये ज्यादातर हमारे सुबह के केस में होता है, जब हम 5-6 बजे उठे हुए होते हैं और उस समय मतलब सोए हुए रहते हैं, पर वैसे हमारी नींद खुल जाती है, तो हम उसमें रैम की स्टेज में होते हैं, और उसमें हम जो भी सपना लेते हैं वो हमें याद रहता है, ठीक है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि जो सपना हम सोते समय
लेते हैं और वो हमें याद होता है उठने के बाद भी, तो वो किस स्टेज में होता है, वो रैम किस स्टेज में होता है, ठीक है। बीटा ब्रेन वेव्स, इसमें बीटा ब्रेन वेव्स एक्टिवेट हो जाती है। हैपेंस नाइटमेयर इन दिस स्टेज, जो सपने हैं वो इसी में ही आते हैं, ठीक है। ठीक है। डिसऑर्डर्स रिलेटेड विद दिस स्टेजेस, अगर इस स्टेज में कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो कैसी प्रॉब्लम आएगी? ओके, हाँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो कौन सी प्रॉब्लम थी? नाइटमेयर की प्रॉब्लम है, बस इसमें इतना ही है। नाइटमेयर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सपनों से रिलेटेड जो भी है, किसी को भूतों के सपने आ रहे हैं, किसी को कोई, हाँ ये वाला ही, सपने से रिलेटेड जो भी है, तो वो स्टेज 5 में ही आएगा, ठीक है। ये स्लिप 4 नाइटमेयर वही तो होता है सपने में जो कोई एक्टिविटी करता है। हाँ, नाइटमेयर सपने से रिलेटेड, ड्रीम से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो, उसे सपने में कुछ दिख जाता हो, भूत दिखता हो, या डर लगता हो किसी को, ठीक है, तो वो इसमें आएंगे सारे। और ये स्लिप 4 के टाइम पे है, स्लिप 4 का डिसऑर्डर है, स्लिप 4 में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें स्लिप टेरर्स आते हैं। स्लिप टेरर्स मतलब सोते समय हमें डर लगता है। पैरासोमनिया, पैरासोमनिया की कंडीशन क्या होती है? वही जो मैंने अभी पीछे डिस्कस करी थी कि वो चलते हैं, पैरासोमनिया वही होते हैं, नींद में चलते हैं। ब्रुक्सिम्स, जो दांतों को कट कट करते हैं नींद में, ठीक है। टॉक ड्यूरिंग स्लीपिंग, जो सोते समय बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ये सभी स्लिप 4 में आती है। इसमें इसी में आएंगी वो स्लिप 4 में सारी चीजें। क्लियर है? इसको नोट्स को मैं इस तरीके से थोड़ा और खुला करके बनाऊंगी ताकि आपको दूं तो समझ में आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है। क्लियर है सभी को? 6 क्या है मैम? ये थोड़ा सा कौन सा? स्लीप 4 क्या है, थोड़ा सा डिस्कस कर दिया तुम। ओके, स्लीप स्लिप 4 4 है। इसमें क्या होता है? डीप स्लिप होती है। अगर क्वेश्चन आए स्टेज 1 2 3 4 सबसे ज्यादा डीप स्लिप कौन सी होती है, तो उसमें हम डीप स्लिप बताएंगे, स्टेज 4, ठीक है। और इसमें हमारी हाई पिच होती है डेल्टा ब्रेन वेव्स की, डेल्टा ब्रेन वेव्स की हाई पिच होती है। इसमें क्वेश्चन बन जाता है डेल्टा ब्रेन वेव्स की हाई पिच कौन सी स्टेज में होती है? स्लीपिंग की, स्टेज 4 में होती है, ठीक है। जो नींद में चलता है वो कौन सी स्टेज में होता है? वो स्टेज 4 में होता है, ठीक है। अब यहीं से ही वो कनेक्ट करो क्योंकि वो नेक्स्ट पेज पे नीचे दिया हुआ है, ये नीचे है स्टेज 4, ये स्लिप 4 का ये है सारा, ठीक है, नीचे का। तो स्लिप हो गया, जो सोते समय डर लगता हो किसी को, जैसे नहीं बोलता कि मैं अकेला नहीं सो सकता कभी भी, मुझे तो मतलब साथ में ही सो सकता हूँ मैं, ठीक है। तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि मुझे रात को डर लगता है, तो अगर उनको डर लगता है तो वो इसी स्टेज में होता है, ठीक है। पर हमें, हमारे साथ तो नॉर्मल होता है, मतलब अगर हम डर जाएं कभी तो दैट्स द नॉर्मल थिंग, है ना, क्योंकि हम तो कभी कभार ऐसा हो सकता है हमारे साथ। पर अगर जो डेली ही जिसके साथ होता हो तो वो डिसऑर्डर में आएगा, ठीक है। पैरासोमनिया ये भी वही होता है जिसमें डर लगता है, ठीक है। चलते फिरते किस लिए मैम? थोड़ा सा डिसऑर्डर बोले तो उसमें क्या होता है? चलते फिरते अपना चिल्लाते हैं, कभी कभी रोते हैं, कभी कभी चलते फिरते हैं, ये किस बात? स्लीप वॉकिंग इन दिस स्टेज है ना, ये पूछ रहे हो आप? हाँ वही पूछ रही हूँ। ये तो वो है ना जो नींद में चलता है, नींद में जो चलते हैं। वही किस बात के लिए? कौन सा अपना का नींद में ही है क्या? अपना कुछ शारीरिक का भी अवयव का ये रहता है, शॉर्टेज रहता है उसको ब्रेन में? तो इसमें देखो, उसमें डिसऑर्डर है, जैसे इसमें क्या है, डेल्टा ब्रेन वेव्स हाई पिच पे होती है, ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल है, सारी सारी ब्रेन वेव्स आपकी नॉर्मल है और डेल्टा ब्रेन वेव भी सही काम कर रही है आपकी, तो दैट्स द ओके। बट कभी कभी क्या होता है, ब्रेन वेव्स में भी कोई डिसफंक्शन हो जाता है, नहीं पता चलता, उसका रीजन हो सकता है, मान लो जेनेटिक हो, जेनेटिक्स में ही ऐसा हो कि भाई उनके दादा भी चलते थे, परदादा भी चलता था, उसकी बुआ चलती थी तो वो भी चलता है, जेनेटिक हो गया वो, ठीक है। जेनेटिक हो हाँ, इंजरी हो गई थी कि भाई वो ना छत से गिर गया था, उसके बाद से वो हमेशा रात को डेली चलता है, हो सकता है।
है ना। तो ये रीजन हो सकता है उसका, पर ये है इसमें कि अगर वो कोई भी इंसान को रात को चलने की प्रॉब्लम है ज्यादा, तो इसका मतलब उसके स्टेज 4 में कोई डिस्फंक्शन है। ये डिसऑर्डर। स्टेज नहीं, वो स्टेज 4 की कंडीशन में ही वो ऐसा करता है, ओके ओके ठीक है। डीप स्लीप की कंडीशन में। क्योंकि ओके। स्टेज 1-2 में तो वो थोड़ा एक्टिव रहता ही है। हम्म। हाँ, और स्टेज वो 3 में तो वो डीप 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 में स्लीप जाने में, लगता है। डीप स्लीप में भी ऐसे सब कुछ अपना एक्शन चलते रहते हैं ना, इसलिए हाँ हाँ। डिसऑर्डर अपना शरीर का रहता है कि अपना ब्रेन में क्या जो वेव्स का रहता है, मैं ये पूछना चाहती थी। डिसऑर्डर किस लिए होता है? डिसऑर्डर किस लिए होता है, इसमें डिसऑर्डर क्यों होता है? हाँ, कौन सा तो शारीरिक अपना अपंग रखता है कि अपना, अब मंत्रों से भी थोड़ा सा अपने को ठीक करते हैं। कभी कभी अपना स्वामी साधु लोग भी अपने को छू मंत्र से अपने को ठीक करते हैं। हाँ, वो क्या तो ऑब्वियसली ब्रेन वेव को तो हाँ हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि वो अपने स्टेजेस पे ही काम करते हैं। ओके। मान लो कोई जैसे कि हमारे डेली रूटीन में क्या होता है, हमारे डेली रूटीन में अल्फा हाँ ज्यादा काम करती है, अल्फा और बीटा ज्यादा काम कर रही है, ठीक है। हाँ। डेल्टा तक हम पहुंच ही नहीं पाते, ठीक। ओके तो ऐसा हो सकता है कि डेल्टा में जब आप डेल्टा में पहुंच रहे हो, तो ब्रेन वेव्स वो उसको एंगेज नहीं कर पा रहे अपने काम में। ये भी प्रॉब्लम हो सकता है में प्रॉब्लम इसमें, होता है, है बराबर। ना। हाँ, तो हम ज्यादा उनको मंत्र जप कराते हैं, चैंटिंग कराते हैं कि किसी भी तरीके से वो उस लेवल तक पहुंचे, उस लेवल को फेस करे, ओके ताकि जब वो लेवल आपकी सोते समय आए तो आप डिस्टर्ब ना हो। ओके ठीक क्लियर है? है। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, तो इसको और क्लियर कर लेंगे कल, ठीक है। मुझे भी थोड़ा लग रहा है कि कहीं कहीं डाउट होगा आपको, जैसे ये स्टेज 3 का 15% हो गया ये, ठीक है। और कल हम ये थोड़ा क्लियर करके 5-10 मिनट, और फिर हम ये स्लिप डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। स्लिप डिसऑर्डर्स का भी मैंने सोचा था कि मैं कवर करा दूंगी, कल भी हमारी बात हुई थी, ठीक है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट किसी को? नहीं मैम, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो। तो क्लास का समापन करते हैं। कोई शांति पाठ करा दीजिए। प्रियंका जी। यस यस। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं, एकदम रिलैक्स, तीन बार प्रणव को उच्चारण करेंगे।